नमस्कार दोस्तों, हम लोग पुनः अपने क्लास 10th के इकोनॉमिक्स को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि ये सीरीज लगातार चलता रहेगा जब तक कि आपका क्लास 10th का संपूर्ण इकोनॉमिक्स आपको कंठस्थ न करा दिया जाए। तो उसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं अपना पहला पार्ट, क्योंकि हमने दूसरा पार्ट पढ़ा था तो आज हम अपने पहले पार्ट पर हैं। इसका पहले पार्ट का नाम है डेवलपमेंट। क्लास 10th के पहले पार्ट के इकोनॉमिक्स का नाम क्या है? डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या है? विकास। हमें क्या पढ़ना है? विकास पढ़ना है कि आखिर में विकास होता क्या है, विकास की नियमों को पढ़ना, ये सारी जानकारियां हमें देखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने अध्याय को। तो जैसा कि हमारे पाठ का नाम है विकास, क्लास 10 के पहले पार्ट का नाम क्या है? विकास। तो हम विकास की ओर बढ़ते हैं कि वास्तव में आखिर में विकास होता क्या है। अगर हम देखें तो विकास होता क्या है, तो जैसा कि आपको अध्याय से पता चल रहा है कि हमें क्या पढ़ना है? विकास। अब विकास किसके बारे में पढ़ना है? तो विकास हमें पढ़ना है अर्थव्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है कि सर अर्थव्यवस्था है क्या? तो अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक ढांचा है जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें आता है एक शब्द आता है आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया वो होती है कि ऐसी क्रिया जिससे हमें आय की प्राप्ति हो, हम कोई ऐसा कार्य करें जिससे हमें क्या मिले? कुछ आय मिले, तो उसको कहते हैं कि आर्थिक क्रिया। क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया। अब इसी के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत सारे काम करते हैं जिसमें हमें क्या मिलती है? धन मिलता था, आय होती है हमारी। क्या होती है? आय होती है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न एवं परस्पर विरोधी कैसे हो सकते हैं। अब हमें विकास पढ़ना है। अब विकास क्या होता है? विकास ये होता है कि जब हम अपने आप का स्तर ऊंचा कर ले जाए, शिक्षा के मामले में, जीवन प्रत्याशा के मामले में, अन्य मामले में हमारा स्तर क्या हो जाए? अच्छा हो जाए। जैसे हमारे अच्छा क्या विकास। अब सभी लोगों के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे अगर आप एक गरीब परिवार में देखेंगे तो उसके लिए विकास क्या है कि उसके लिए क्या है? 2 वक्त की रोटी आ जाए, 2 वक्त का भोजन वो जुटा पाए। वही अगर वो मध्यम वर्ग में है तो वो सोचता है कि हम क्या करें? थोड़ा और अपर लेवल में बढ़ जाएं, थोड़ा उच्च लेवल में पहुंच जाएं। तो वही कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। मतलब आपका लक्ष्य विकास को लेकर अलग अलग हो सकता है और कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत भी हो सकती है। और कभी कभी 2 लोगों के जो विचार होते हैं, जो विकास होती है, विकास की धारणा होती है, वो एक दूसरे के विपरीत भी हो जाती है। विपरीत का मतलब कि आप कुछ और सोच रहे हैं और दूसरा व्यक्ति कुछ और चाह रहा है। कह रहा एक के लिए विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। जैसे आप वर्तमान समय में देख रहे हैं निजी कंपनियों को। कुछ निजी कंपनियां ऐसे हैं जो अपने विकास के लिए, मतलब अपने लाभ के लिए लोगों के जीवन से क्या खिलवाड़ करना शुरू कर देती हैं। तो वही कह रहा है विकास का लक्ष्य दूसरे के लिए विनाश भी बन सकता है। क्या बन सकता है? विनाश बन सकता है। उदाहरण, नदी पर बांध बनाना। नदी पर बांध बनाना। अब नदी पर बांध बनाना किसी के लिए लाभदायक है तो किसी के लिए हानिकारक है। जैसे नदी पर जब आप बांध बनाते हैं तो उससे क्या होगा? जो उसके आसपास के क्षेत्र हैं वहां पे क्या हो जाएगी? बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि पानी को इकट्ठा किया जा रहा है। जो नदी में बहता हुआ जल उसको क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है, जिससे वहां के किसानों के विस्थापन का कारण बन सकता है। अब जो वहां पे किसान है, जिनकी जमीनें हैं, वो जलमग्न हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? जलमग्न हो जाती हैं। और जलमग्न होने के कारण वहां के किसान क्या होते हैं? पलायन कर जाते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। वहीं इससे लाभ भी है। सरकार इससे क्या करती है? जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां पर क्या पहुंचा दी जाती है? सिंचाई की सुविधा पहुंचा दी जाती है। इसकी सुविधा, सिंचाई की सुविधा, इसी से क्या बनाया जाता है? विद्युत बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? विद्युत बनाया जाता है। तो ये देखो, किसी के लिए तो ये लाभ है, किसी के लिए क्या है? लाभ है। वहीं किसी के लिए क्या होता है? विनाश का कारण बन जाती है। फिर हमसे कहता है आय के, अगर हम आगे देखें तो हमसे कहता है आय के अतिरिक्त अन्य कारक जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब आय हमें किस किस वस्तु से हो सकती है, हम कमा कहां से सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है? आय के अतिरिक्त बेहतर जीवन के लिए परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा व समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल आदि भी महत्वपूर्ण हैं। मतलब आपका आय अच्छा हो, साथ ही साथ आप विकास क्यों चाहते हैं? विकास चाहते हैं कि हमारा परिवार क्या हो? सुखी हो, समृद्धि हो, हमें रोजगार मिलता रहे, हमें नियमित समय पर क्या मिलता रहे? रोजगार मिलता रहे, काम मिलता रहे। मित्रता, हमारे जो मित्र हैं वो क्या बने रहे, क्योंकि बिना पैसे के क्या है? मित्र भी नहीं बन पाते। सुरक्षा, समाज में हमारी सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे आप देखते हैं आज दिन बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, लोगों को मार दिया जाता है, उनके साथ अपहरण जैसी घटनाएं घटती हैं। फिर क्या होता है? समानता की भावना, ये सभी को चाहिए। हम क्या चाहिए? समानता की भावना।
अब समानता की भावना क्यों चाहिए? क्योंकि सर समानता की भावना हमें क्या करती है, समाज में जीने को सिखाती है। जैसे आप देखते हैं कि ऊंच नीच का भेदभाव आज भी हमारे समाज में चल रहा है, वही ये सारी चीजें ना हो, हमें समाज में सभी के साथ एक जैसा स्थान मिल जाए, शांतिपूर्ण माहौल हो, हम ऐसे माहौल में अपना जीवन यापन करें जहां शांति बनी रहे। क्या बनी रहे? शांति बनी रहे, मतलब लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, ये सारी चीजें वहां पर ना हो। आज ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है, आय के माध्यम से प्राप्त होती हैं। अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है कि यदि आपके पास अच्छा पैसा है तो समाज में आपकी इज्जत भी होती है, समाज में लोग आपको मानते भी हैं, साथ ही साथ समाज आपको सुरक्षा भी देता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो आगे हमसे कह रहा है, चलिए हम लोग थोड़ा आगे पढ़ते हैं। चलिए आगे हमें पढ़ना है आर्थिक विकास। भी हमने आपको बताया कि आर्थिक विकास है क्या, कह रहा है एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रत्यक्ष आय दीर्घावधि में बढ़ती है। मतलब क्या है, प्रत्यक्ष आय, तो क्या है, प्रत्यक्ष आय है। हमें प्रत्यक्ष आय कैसे निकालते हैं, तो प्रत्यक्ष आय क्या होती है? जैसे आज आप देखते हैं कि भारत में प्रत्यक्ष आय लगभग 1,20,000, कितना है, 1,20,000। क्या वास्तव में भारत के सभी लोग 1,20,000 पर ईयर कमा लेते हैं? तो ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष आय निकाला जो जाता है वो कैसे निकाला जाता है, लोगों की जनसंख्या, मतलब हमारे देश की कुल आय, हमारे देश की कुल आय और कुल जनसंख्या से क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है। जब हमारे देश की कुल आय और कुल जनसंख्या से भाग किया जाता है तो हमें क्या मिलता है, प्रत्यक्ष आय मिलता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पर कैपिटा इनकम। क्या कहते हैं, पर कैपिटा इनकम। अब ये प्रत्यक्ष आय होती क्या है, प्रत्यक्ष आय होती क्या है, तो प्रत्यक्ष आय क्या है कि आप एक साल में कितना कमा लेते हैं, मतलब एक व्यक्ति, हमारे देश का एक व्यक्ति औसतन कितना कमाता है। अब औसतन इस समय वर्तमान में देखा जाए तो सरकारी आंकड़े के अनुसार हमारे देश का प्रत्यक्ष 1,20,000 रुपए पर ईयर कमा लेता है, लेकिन वास्तव में ये सच नहीं है, वास्तव में ये सच नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष आय निकाला कैसे जाता है, हमारे लोगों देश की कुल आय, जैसे आप देखें बड़े बड़े उद्योगपति क्या करते हैं, लगभग हमारे देश में देखा जाए तो 10% जनसंख्या ऐसी है जो हमारे देश की 90%, अबाउट टू 90% क्या है, धन लिए हुए है। तो इनको भी काउंट कर लिया जाता है और 90% के पास 10% ही धन है। तो उससे क्या होता है, हमारे यहाँ आय की समानता नहीं है, भारत में आय की समानता नहीं। हालांकि सरकार बहुत सारे नियम लाती है जिसमें क्या कहती है कि आय को समान किया जाए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हो पाता। अब प्रत्यक्ष आय मतलब कह रहा है कि अगर हमारे देश में जिस देश की प्रत्यक्ष आय अच्छा होता है वो देश ज्यादा ग्रोथ करता है ना। भारत में औसतन क्या है, 1,20,000 है, वहीं बड़े बड़े देशों में देखेंगे तो काफी इनकम है। अब हमारे यहाँ फिर आगे कह रहा है आर्थिक विकास के लिए साक्षरता की अनिवार्यता। साक्षरता का मतलब है आपकी किससे, सर पढ़ाई से। किससे है कि आप पढ़ाई क्या है, आप पढ़ते कितने हैं। कह रहा है इससे ज्ञान एवं दक्षता प्राप्त होती है। जब आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आपको ज्ञान होगी, समझने की क्षमता होगी, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता होगी, रोजगार का स्तर बढ़ता है। यदि आपके पास अच्छा ज्ञान है तो आप कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जिससे देखते हैं गांव के मजदूर क्या करते हैं, शहर में जाते हैं, कम पैसे पे कार्य करते हैं, लेकिन यदि आपके पास अच्छा ज्ञान है तो आप अच्छे पैसे पर अच्छा काम पा सकते हैं और आपको काम ज्यादा तलाशने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। नई तकनीकों का प्रयोग व स्तर बढ़ता है। जब लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो नई नई खोजें करेंगे, नई नई वस्तुओं का खोज करेंगे, जिससे हमारे देश में क्या होगा, उन्नत होगी और हमारे यहाँ प्रयोग क्या होंगे, दिन पर दिन बढ़ते रहेंगे। लोगों में स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है। यदि लोगों को आप क्या करेंगे, शिक्षित कर देंगे तो लोग ये समझ पाएंगे कि हमें पर्यावरण प्रदूषण कैसे होता है, हमें उसे रोकना कैसे है, हमारी कौन सी क्रियाएं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। ये सारी घटनाएं कौन बताता है, साक्षरता बताती है। मतलब जब आप पढ़े लिखे रहेंगे तब। फिर क्या, नए नए उद्योगों को स्थापित करने की क्षमता बढ़ती है। यदि आप पढ़े, आपके अंदर समझ विकसित है तो आप जब चाहे जब नया उद्योग बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्षमता है। आप समझ सकते हैं कि मार्केट को किस चीज की आवश्यकता है। और निजी कंपनियां कैसे लाभ कमाती हैं, वो जानती हैं कि मार्केट को किस चीज की आवश्यकता है और जितनी मार्केट की आवश्यकता होती है उसी के अनुसार वो क्या करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन कर देते हैं। फिर आता है कि एक देश की आय क्या है। हम देखते हैं एक देश की आय, तो वास्तव में कह रहा है किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। इसको ऐसे थोड़ा हम एक बैकग्राउंड में समझ लेते हैं। चलिए, हम कहते हैं कि देश की आय क्या है, देश की
आय क्या है। चलो हम इससे देख लेते हैं कि देश की आय क्या है। अगर हम कहें ये कोई देश है, एक क्या है, कोई देश है। अब हर देश में कुछ ना कुछ व्यक्ति होते हैं। मान लीजिए कोई देश है जिसमें 100 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 100 व्यक्ति हैं। अब इस प्रत्येक व्यक्ति, ये 100 व्यक्ति जो हैं इस देश में 10-10 रुपये भेजते हैं। कितने? 10-10 रुपये भेजते हैं। अब इस देश के पास कुल कितना हो गया? साढ़े 1000 रुपया हो गया। कितना हो गया? 1000। अब यही देश की क्या हो जाएगी? आय हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी? देश की आय हो जाएगी। मतलब क्या है कि किसी देश की जनसंख्या द्वारा उस देश में भेजा गया कुल धन अर्थात उसकी आय का कुल स्रोत क्या हो जाता है? देश की आय कहलाती है। अब देश कमाने नहीं जाता, देश की जनता कमाती है। जो पैसा आता है देश में वो कौन कमाता है? देश की जनता कमाती है। अब देश की जनता कहाँ भेजती है? अपने देश में भेजती है। जैसे वर्तमान समय में देखें तो बहुत से लोग हमारे क्या हैं? विदेश में हैं। भारत के बहुत से लोग क्या पर हैं? विदेश से हैं। अब विदेश में वो कार्य करते हैं, लेकिन विदेश से हम पैसा कहाँ भेजते हैं? भारत में। तो भारत की आय क्या होती है? बढ़ जाती है। भारत की आय क्या होती है? बढ़ जाती है। अब फिर आगे हमसे कह रहा है, चलो थोड़ा और देख लेते हैं। चलिए हमसे कह रहा है देशों के मध्य विकास को नापने वाले कारक कि कौन सा देश कितना विकसित है। जैसे आप देखते हैं देशों की क्या है? क्रियाशीलता मापी गई है कि क्या है, कुछ देश विकसित हैं, कुछ देश क्या है, जैसे यूएसए। अब यूएसए विकसित हो चुका है, मतलब अमेरिका के पास अब कोई नई खोज करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके पास कुछ नई खोज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने लगभग सभी प्रकार की वस्तुओं की खोज कर ली है। मतलब यह विकसित हो चुका है। अब इसे केवल अपनी जनता पर ध्यान देना है। वहीं कुछ होते हैं विकासशील, कुछ क्या होते हैं? विकासशील होते हैं। कुछ देश क्या होते हैं? विकासशील होते हैं। कुछ देश क्या होते हैं? विकासशील होते हैं। मतलब वो लगातार अपने विकास के लिए क्या है? प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे भारत क्या कर रहा है? लगातार विकसित देश की श्रेणी में आने के लिए प्रयास करता रहा है और कर भी रहा है। इस समय अगर वर्तमान में देखें तो जिस स्तर से भारत की ग्रोथ हो रही है 7.2% से, है ना, आने वाले 2050 तक भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है। हमसे कह रहा है, तो हमें आशा है कि आप लोग कोई देश की आय समझ में आ गया हो। देश की आय फिर से समझ लीजिए। हमने कहा मान लीजिए किसी देश में 100 लोग रहते हैं और प्रत्येक लोग इस 100 लोग क्या करते हैं? 10-10 रुपया भेजते हैं। तो हमारे देश की आय कितनी हो जाएगी? 1000। उस देश की आय कितनी हो जाएगी? 1000 हो जाएगी। फिर देशों के मध्य विकास को नापने वाले कारक कि किसी देश के विकास को कैसे मापा जाता है। किसी देश को कैसे मापा जाता है? चलिए, है ना, किसी देश को कैसे मापा जाता है, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। चल इसको हम समझते हैं दूसरे स्लाइड पे। किसी देश को कैसे मापा जाता है। अब किसी देश की आय को कैसे मापा जाता है, अर्थात उसकी विकास को कैसे मापा जाता है। तो देश में विकास मापने के हम इधर देख सकते हैं कि देश के विकास को मापने के मापदंड, विकास को मापने के मापदंड, मतलब किसी देश की विकास को कैसे किस किस मापदंड से मापा जाता है। तो सबसे पहले देखा जाता है यूनाइटेड नेशन के अनुसार कि उस देश की शिक्षा कैसी है। उस देश की शिक्षा कैसी है, मतलब शिक्षा का स्तर ऊंचा है क्या है, ये सारी चीजें देखते हैं। अब उसके बाद शिक्षा के स्तर के बाद हम क्या देखते हैं? चलिए, शिक्षा स्तर के बाद हम देखते हैं जीवन प्रत्याशा। क्या देखते हैं? जीवन प्रत्याशा कि लोग कितना जीवित रहते हैं, उनकी औसत आयु कितनी है। जैसे वर्तमान में देखें तो भारत में औसत आयु 62 से 65 वर्ष है कि लोग यहाँ पे 62 से 65 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। शिक्षा का स्तर देखा जाता है, साथ ही साथ उनकी आय देखी जाती है। क्या देखी जाती है? आय। और यही आय क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी देश की अर्थव्यवस्था को श्रेणी में लाने के लिए। अगर हम देखें, कह रहा है प्रत्येक देश के लिए औसत आय की गणना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा डॉलर में की जाती है। किसी देश की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कैसी है, मतलब उसके पास आय कितना है, प्रति व्यक्ति आय कमाता कितना है, तो किसमें मापी जाती है? डॉलर में। डॉलर क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है। फिर हमसे कह रहा है एक विकासशील और एक विकसित देश की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं विकसित देश क्या है। तो विकसित देश वो है जिसके पास नई तकनीकी और विकसित उद्योग है, मतलब अब उसे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। कहता है उच्च स्तरीय रहन सहन है, मतलब जिनके पास अच्छे अच्छे साधन है रहने के लिए, पहनने के लिए, खाने के लिए, घूमने के लिए, मतलब उनके पास सारी सुख सुविधाएं है, वो क्या कहलाते हैं? विकसित देश कहलाते हैं। फिर कहता है उच्च प्रति व्यक्ति आय, मतलब उनके यहाँ एक व्यक्ति औसतन बहुत ज्यादा कमाता है,
जिसे अमेरिका में देखा जाए। तो जितना भारत की क्या है, एक व्यक्ति की क्या है, साल की लगभग 1 वर्ष की क्या है आय है, उतना अमेरिका में क्या है औसतन एक छोटे अर्थात निम्न व्यक्ति का आय जो है वो उतना होता है। फिर कहता है साक्षरता दर उच्च है, मतलब वहां पे पढ़े लिखे भी बहुत होते हैं, है ना। हालांकि भारत क्या है साक्षरता दर के मामले में धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, लेकिन वर्तमान में अभी भी भारत क्या है कुछ मामलों में बहुत पीछे है। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति बेहतर है, अर्थात जन्म दर। अब देखते हैं जन्म दर क्या है। जन्म दर यह होता है, जन्म दर को कैसे मापते हैं, मतलब 1000 बच्चों पर 1000 बच्चे जब जन्म लेते हैं तो कितने बच्चे 5 वर्ष तक जीवित रहते हैं, है ना। 5 वर्ष तक कितने बच्चे जीवित है, इसको कहते हैं जन्म दर, अर्थात उसकी जन्म दर अच्छी है या नहीं। मृत्यु दर की लगभग ऐसा तो नहीं है कि बच्चे जन्म लेते ही क्या होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर नियंत्रण, ये सारी चीजें क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य के माध्यम से नियंत्रित करना चाहिए। फिर इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विकासशील देश। क्या है, विकासशील देश। चलो विकासशील देश को भी देख लेते हैं। कह रहा है विकासशील देश क्या होता है, तो जैसे हमने बताया भारत, क्या बताया, भारत एक क्या है विकासशील देश है, औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए। औद्योगिक रूप से मतलब जैसे अगर हम देखें भारत में, तो भारत में क्या हुआ, भारत लगभग आजाद हुआ 1947 में। तब तक हमारे यहाँ उद्योग धंधे थे, लेकिन वो उद्योग धंधे काफी अच्छी मात्रा में नहीं चल रहे थे। फिर 1992 में क्या हुआ, जब हमारे यहाँ एलपीजी लाया गया तो उस समय भारत में औद्योगिक क्षेत्र आया, औद्योगिक क्षेत्र हमारे यहाँ काफी मात्रा में आ गया। फिर आता है निम्न प्रति व्यक्ति आय। हमारे यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय वो कितना है, बहुत ही निम्न है, बहुत ही कम है। फिर आता है साक्षरता दर नियमन। जैसे भारत में देखा जाए तो औसतन साक्षरता दर 60 से 65 ही है, मतलब 100 में से 60 से 65 लोग ही क्या है हमारे यहाँ शिक्षित हैं। फिर कह रहा है सामान्य रहन सहन। जैसे भारत को देख लीजिए, भारत में किसी व्यक्ति कहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी क्या है शाम को भोजन नहीं हो पा रहा है, तो ये क्या है हमारे यहाँ रहन सहन की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। बेहतर स्वास्थ्य का अभाव है, हमारे यहाँ क्या है बेहतर स्वास्थ्य का अभाव भी है। आप देखते हैं बहुत से लोग दवा के अभाव में मर जाते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, गांव में बच्चे जन्म लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। तो इससे क्या होता है, अधिक मृत्यु दर होती है, मतलब मरने की जो दर होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा हो जाती है। फिर है हमारा आर्थिक नियोजन। क्या है, आर्थिक नियोजन मतलब हम अपने देश को कैसे विकास की ओर ले जा सकते हैं। कह रहा देश के साधनों का लाभ उठाकर देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ावा देना, ये क्या होता है, आर्थिक नियोजन होता है। मतलब आप इससे अपने देश की आय को सुधार सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मतलब हमारे यहाँ जितने भी साधन हैं उसका हम क्या करें, उचित रूप से वो लाभ उठाएं। इस रूप से, उचित रूप से, जैसे अगर हमारे पास मान लीजिए वर्तमान में भारत के पास क्या है, कोयला है, क्या है, कोयला है, तो कोयले का उपयोग हमें क्या करना चाहिए, उचित ढंग से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जितना कोयला निकल रहा है हम एक ही वर्ष में क्या कर लें, खपत कर लें। मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ चीजें पर्याप्त रूप से रहें, तो हमें क्या करना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से उसका लाभ उठाना चाहिए और देश के विकास को योजनाबद्ध रूप से बढ़ाना चाहिए। आगे के इसमें कुछ बच रहे हैं उसको हम बाद में पढ़ते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।